नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एस की परीक्षाओं में, जैसे कि लोअर पीसीएस हुई और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये लोअर पीसीएस में जो कि 10 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिसाइलों का वर्गीकरण, मार्ग और गति देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, परवलयाकार पथ कौन सी मिसाइल बनाती है? तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि परवलयाकार पथ बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतह के समांतर कौन सी मिसाइल चलती है? तो क्रूज मिसाइल सतह के समानांतर चलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडल पार कर गुरुत्वाकर्षण से लक्ष्य भेजने वाली मिसाइल, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। एक मैक से कम गति वाली मिसाइल तो होती है सबसोनिक। इसकी जो गति होती है वो 1 मैक से कम होती है। ध्वनि की गति कितनी होती है? 1 मैक ही होती है। फिर 1 से 5 मैक की गति से चलने वाली मिसाइल तो वो होती है सुपरसोनिक। 5 मैक से अधिक गति वाली मिसाइल तो हो जाएगी हाइपरसोनिक। ठीक है, और ये 11,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करने वाली मिसाइल, तो यह है नाग मिसाइल। अगत्य मिसाइलों की मारक दूरी, तो सामरिक मिसाइल की मारक दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 300 किलोमीटर तक। ठीक है, उदाहरण के लिए पृथ्वी 1। तो अगला क्वेश्चन है, SRMB मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता, ये होती है 300 से 1000 किलोमीटर तक। फिर आती है MRBM मतलब मीडियम रेंज की मारक क्षमता वाली मिसाइल। इसकी जो दूरी होती है 1000 से 3500 किलोमीटर तक, ये मारक क्षमता होती है इसकी। फिर आती है LRBM मतलब शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल होती है, इसकी मारक क्षमता होती है 3500 से 5000 किलोमीटर तक। इसके बाद आती है ICBM मतलब अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल। इसकी जो मारक दूरी होती है वो होती है 5500 किलोमीटर से अधिक की। ठीक है, तो आपको याद रखनी है दूरी कितनी कितनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी 2 और सौरभ किस श्रेणी की मिसाइलें हैं? तो SRBM मतलब शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 किस श्रेणी की मिसाइल है? तो LRBM लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। ठीक है, तो कितनी होती है इसकी मारक क्षमता? लॉन्ग रेंज की 3500 से 5000 किलोमीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का घर पृथ्वी और अग्नि सीधे देखती है। तो पृथ्वी 1 का पहली बार परीक्षण कब किया गया था? तो 1988 में पृथ्वी 1 का परीक्षण किया गया। पृथ्वी 3 को नौसेना में किस नाम से जाना जाता है? धनुष के नाम से जानते हैं नौसेना में से। भारत की पहली ICBM कौन सी है जिसका 2012 में परीक्षण हुआ था? तो वो थी अग्नि 5। अग्नि 1 की मारक क्षमता कितनी है? 700 से 900 किलोमीटर। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर अग्नि 2 और अग्नि 3 ये किस श्रेणी में आती है? तो MRBM में आते हैं। ठीक है, मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में। सटीक निशाने के लिए जाने जाने वाली अग्नि प्राइम की रेंज क्या है? तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्वदेशी मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है? तो ये है पृथ्वी 2 और अग्नि सीरीज। ठीक है, ये क्या है जो कि परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होती है। डॉक्टर कलाम द्वारा शुरू किया गया मिसाइल प्रोग्राम का कोड क्या था? तो वो था पटना मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, तो इसका जो कोड था पटना था। चलिए आगे देखते हैं। और देखते हैं विशिष्ट मिसाइलें। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो वो होती है त्रिशूल और आकाश। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्वदेशी मिसाइल है अस्त्र। एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल AGTM कौन सी है? तो ये नाग और हेलिना। निर्भय किस प्रकार की मिसाइल? तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने वाली मिसाइल का परीक्षण, तो ये था मिशन शक्ति जो कि 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल वॉरहेड तकनीक का क्या अर्थ है? मतलब एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना लगा सकती है। ठीक है, इसके द्वारा मल्टीपल वॉरहेड MIR में।
अब देखते हैं ब्रह्मोस स्पेशल। किन नदियों के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस नाम? तो वो है ब्रह्मपुत्र की भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस की है मोस्कवा नदी। ठीक है, तो ब्रह्मोस इन्हीं दोनों नदियों के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि स्पीड होती है इसकी 2.8 मैक से 3 मैक के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध टैंक और वायु रक्षा देखते हैं। बीच में क्या है? तो मुख्य युद्ध टैंक है जो कि 65 टन और 105 mm गन के साथ आता है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन टैंक का विकास मुख्य रूप से किसने किया था? तो डीआरडीओ ने किया है अर्जुन टैंक का विकास। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। ब्रज टैंक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो एयर लिफ्ट योग्य हल्का टैंक है जो कि 25 टन का होता है। जोरावर टैंक का उपयोग कहाँ के लिए बना है? तो ऊंचाई वाले बर्फीले पहाड़ी इलाकों में इसका यूज करते हैं जोरावर टैंक का। कुसा कवचम क्या है? तो ये मल्टी लेयर एंड एयर डिफेंस सिस्टम है। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, क्या नाम है? कुसा और कवचम। पीएडी मतलब पृथ्वी एयर डिफेंस की इंटरसेप्ट रेंज क्या है? 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी रेंज है। पिनाका सिस्टम क्या है? तो पिनाका सिस्टम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसमें 12 रॉकेट एक साथ छोड़े जा सकते हैं। अजय क्या है? तो अजय एक बैलिस्टिक मिसाइल है, डिफेंस इंटरसेप्टर है, मतलब बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय लड़ाकू विमान। राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से लिया है? तो भारत ने फ्रांस से खरीदा है राफेल को, जिसकी कंपनी कौन सी है? डेस एल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राफेल किस जनरेशन का विमान है? तो 4.5 जनरेशन का विमान है। इसकी स्पीड होती है 1.8 मैक। भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA कौन सा है? तो ये तेजस, जो कि HAL द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुकोई 30 MKI किस देश के सहयोग से भारत में है? तो वह रूस। सुकोई 30 MKI की अधिकतम गति कितनी है? तो वह 2 मैक, जो कि 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। मिराज 2000 किस देश से आयातित है? तो फ्रांस से खरीदा गया था। MiG-29 किस देश का फाइटर जेट है? तो ये रूस का है। जैगुआर लड़ाकू विमान का उद्गम कहाँ से है? तो ये यूके और अमेरिका से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी इतिहास और खोज। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कार्ल एरेकी द्वारा किया गया था 1919 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी जेनेटिक्स का वो कहते हैं जनक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। रेबीज का टीका और पाश्चुरीकरण किसने खोजा था? तो रेबीज का जो टीका है और पाश्चुरीकरण जिसकी खोज की थी किसने? लुईस पास्चर ने। इंपॉर्टेंट। दुनिया का पहला टीका किसने बनाया? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928। इंपॉर्टेंट। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की गई थी? तो पेनिसिलिनियम नोटेटम के द्वारा प्राप्त की गई थी। ठीक है, इस नामक कवक से, एक कवक है एक प्रकार का। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में किसने सिद्ध किया था? तो वो थे एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी। कब किया था? 1944 में। आगे देखेंगे सूक्ष्म जीव और विज्ञान। दूध में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो होता है केसिन प्रोटीन। ठीक है, तो केसिन प्रोटीन से दूध का सफेद रंग होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एक किण्वन कहलाती है। ठीक है, फर्मेंटेशन। दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु मुख्य रूप से भूमिका निभाता है? तो इस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूध से दही बनाना बायोटेक्नोलॉजी के किस युग का हिस्सा है? तो प्रथम युग 1800 ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो दूध
जिसमें लैक्टोजन और केसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। और जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो किण्वन की प्रक्रिया फर्मेंटेशन द्वारा दही बना देता है, जिसमें लैक्टिक एसिड ऐड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और देखते हैं डीएनए और आरएनए की मूल बातें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है जो कि। आरएनए का फुल फॉर्म तो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिक सूचना का मुख्य वाहक और अधिक स्थायी कौन है? तो होता है डीएनए। डीएनए किसका बहुलक है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, ठीक है, डीएनए, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सीराइबो शुगर, ठीक है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो वो है राइबोज शुगर। डीएनए पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है नेगेटिव डीएनए पर, ठीक है। डीएनए का ऋणात्मक चार्ज किसके कारण होता है? तो फॉस्फेट समूह के कारण होता है। अब देखते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए के दोनों स्टैंडर्ड्स की दिशा कैसी होती है? तो प्रति समांतर होती है, ठीक, 5 से 3 के बीच। डीएनए की बैकबोन किससे बनी होती है? ठीक है, बैकबोन शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए के एक घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं? तो 10 बेस पेयर होते हैं। डीएनए की एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 nm, ठीक है, नैनोमीटर। डीएनए का व्यास कितना होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। प्यूरिन क्षार में कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं? तो एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, दोनों ही आते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर है पीरिडिमिन क्षार में कौन सी बेस आते हैं? तो साइटोनिन और थायमिन आते हैं। देखते हैं। अब जो इसका व्यास होता है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, जो ये जो जगह होती है। और जो एक टर्न होता है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया 34 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाइट्रोजन बेस और बॉन्ड्स। डीएनए में एडेनिन पहले हमेशा किस में जुड़ता है? तो ये थायमिन टी से जुड़ता है, ठीक है। जो एडेनिन ए है वो हमेशा थायमिन टी से जुड़ेगा। और डीएनए में जो ग्वानिन जी हमेशा किससे जुड़ता है? तो साइटोनिन सी से जुड़ता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन बेस आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डीएनए में थायमिन टी के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? तो होता है यूरेसिल यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आरएनए में एडेनिन ए किससे जुड़ा होता है? तो यूरेसिल यू से जुड़ा होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन निर्माण और सूचना का ट्रांसफर करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। क्या आरएनए कम स्थायी और अधिक क्रियाशील होता है? तो हाँ, डीएनए की तुलना में आरएनए कैसा होता है? कम स्थायी और अधिक क्रियाशील। अब देखते हैं सेंट्रल डॉग्मा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो ये डीएनए बन जाता है। अगर इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बन जाता है। और आरएनए में अगर ट्रांसलेशन होगा तो फिर वो प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया, जो कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है, यही से क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो रेप्लिकेशन कहते हैं, मतलब द्विगुणन। कोशिका विभाजन किस चरण में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो एस फेज में होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम ने भाग लेता है। डीएनए के छोटे खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह डीएनए लाइगेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को काटने खोलने का काम कौन करता है? तो करता है हेलिकेज। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो नाभिक में होती है, न्यूक्लियर के अंदर होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन, कोडॉन और जेनेटिक सीजर्स देखते हैं। आरएनए में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। प्रोटीन निर्माण शुरू करने वाला है स्टार्ट कोडॉन, तो होता है एयूजी मैथियोनिक, ठीक है।
मैथ्योनिन। प्रोटीन निर्माण रोकने वाले स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? तो वह UAA, UAG और UGA। कुल कोडॉन की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। कृत्रिम रूप से कोडॉन का निर्माण किसने किया था? तो हरविंद गोविंद खुराना जी ने किसका निर्माण किया था? कृत्रिम रूप से कोडॉन का निर्माण किया था। इंपोर्टेंट है। RNA से DNA बनने की विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। DNA की कैंची जेनेटिक सीजर किसे कहा जाता है? तो रेस्ट्रिक्शंस और न्यूरोलॉजियल, ठीक है, इसे कहते हैं जेनेटिक सीजर्स कहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस एंड योर न्यूक्लियस। फिर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार का होता है? तो 70S होता है, ठीक है, 70S। और यूकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार का होता है? 80S होता है। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि UPSC जिसमें भी साइंस एंड टेक पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और UPS जो कि लोअर PCS की जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो